मिला भी नहीं। 37,000 38,350, तो 38,300 वाला टारगेट हासिल हुआ, 38,450 वाला टारगेट अब भी आना बाकी है। आ चुके हैं दो खास मेहमान, सेठी साहब और राजेश पालिया साहब। बिगुल के साथ स्वागत है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। राजेश जी सुप्रभात, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सुप्रभात अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है रहेगा रेमंड का। रेमंड का अगर हम सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जिस तरीके से एक रेंज में कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है स्टॉक, अगर हम देखें शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक एक अप ट्रेंड में बना हुआ है, और जिस तरीके से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में अब ये शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है रेमंड्स को यहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि अब ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। तो 540 से 550 तक की अपसाइड हम यहाँ से इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप मिलती है 540 तक भी अगर ये स्टॉक अभी वॉलेटिलिटी में लोअर साइड पे मिलता है तो इसको ऐड करें। 440 के अराउंड भी मिलता है तो ऐड करें। 425 का इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और टारगेट होंगे 540 550 तक की। तो रेमंड बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर रेमंड्स में करें खरीदारी, ये राय आती हुई आपके लिए। रेमंड्स हमारा भी पिछले हफ्ते का एक्सक्लूसिव खबर थी, एक्सक्लूसिव खबर वाला स्टॉक, और वहां से बढ़िया एक्शन आता हुआ दिखा है लगातार, और बढ़िया खबरें आ रही। इसकी भी इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव टूल्स डिवीजन जो है उसकी आईपीओ आने की तैयारी में, वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी रेमंड्स की, और वो तैयारी अब आपको चार्ट्स में भी नजर आएगी। 425 का स्टॉप लॉस, 540 550, मेरे ख्याल से शायद सचिन जी ने भी इसे रिकमेंड किया था इस स्टॉक को, हो सकता है। आइए एनीवे आगे बढ़ते हैं और सेठी साहब का भी करते हैं स्वागत। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, आज की मेरी जो लॉन्ग टर्म पिक है वो स्टॉक आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। एक रियल एस्टेट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जो कि अभी 151-52 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली रियल एस्टेट कंपनी है, और इसके फंडामेंटल्स में अब और बहुत अच्छा सुधार होने जा रहा है। ये जो इंडिया बुल्स ग्रुप है उनका, इन्होंने ये फैसला लिया था कि इस कंपनी का मर्जर होगा एम्बेसी ग्रुप के साथ, जो कि साउथ बेस्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक रियल एस्टेट ग्रुप है एम्बेसी ग्रुप, और उनके साथ ये मर्जर की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो कि आने वाले शायद दिसंबर तक वो दोनों का मर्जर हो जाएगा। और मर्जर के बाद जो एम्बेसी ग्रुप है वो इसमें जो मर्ज्ड एंटिटी है उसमें करीबन 44-45% हिस्सेदारी रहेगी। फिर ब्लैकस्टोन ग्रुप है वो 19.1% हिस्सेदारी ओन करेगा, और बाकी छोटी हिस्सेदारी जो एग्जिस्टिंग इंडिया बुल्स के प्रोमोटर्स है 9% के करीब उनकी हिस्सेदारी आती है। बट अनिल जी देखिए, एक तो रियल एस्टेट का सेक्टर फोकस में है। अभी हाल ही हम देख रहे हैं जिस तरह से डीएलएफ में एक जबरदस्त तेजी बनी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में तेजी बनी है, और उसके फंडामेंटल कारण भी है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है, एक बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। फिर आप देखेंगे तो पिछले कई मल्टी ईयर के इसमें रजिस्ट्रेशंस ज्यादा हुए हैं। फिर आपके हाल ही में कर्नाटका, जो कि अब इस इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का भी एक मेजर सेंटर हो जाएगा एमएससी ग्रुप के साथ मर्जर के बाद, वहां पे अभी हाल ही में स्टैंप ड्यूटी कम हुई है। फिर होम लोन की दरें जो है वो हिस्टोरिकली लो लेवल्स पे है, 6.5-7% के आसपास। तो इन सबको देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, और विद इन द स्पेस इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह। और मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में हम इसमें 250 तक के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, 250 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आपके लिए आईबुल रियल में खरीदारी करने की राय। रेमंड्स भी एक तरह से रियल एस्टेट स्टॉक हो गया, आईबुल रियल भी रियल एस्टेट हो गया, और रियल एस्टेट में एक्शन भरपूर है। और बचा हुआ जो एक्शन, जो कुछ थोड़ा बहुत सेठी साहब ने बताया, थोड़ा बहुत राजेश जी ने बताया, बाकी का बताने के लिए तैयार है मानसी। पूरे दक्षिण भारत में सदर्न मार्केट में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है रियल एस्टेट मार्केट में, और साथ ही शेयरों में भी। मानसी बताइए क्या है पूरी डिटेल्स। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनिल सर। देखिए, एक एक करके रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी पॉजिटिव खबरें हम देख रहे हैं, और अब जो फोकस है वो दक्षिण भारत में है। जो तमाम खबरें आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और सबसे ताजा खबर ये है कि दक्षिण भारत में पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में बड़ी हायरिंग होती हुई दिख रही है। इसका कैसे कनेक्शन बैठ रहा है रियल एस्टेट से वो भी समझाऊंगी, लेकिन पहले ये जानिए कि पिछले कुछ महीनों में आईटी सेक्टर में एक हायरिंग हम देख रहे हैं, और बेंगलुरु जो है आईटी और टेक्नोलॉजी
सर्विस का एक बड़ा हब तो है ही। दिल्ली मुंबई के मुकाबले बेंगलुरु ज्यादा अफोर्डेबल भी है। हैदराबाद भी रियल एस्टेट के लिहाज से काफी आकर्षक नजर आ रहा है। हैदराबाद बेंगलुरु में नौकरी के सबसे ज्यादा विकल्प है, ये डेटा naukri.com से मिलता हुआ दिखा है। नए लॉन्चेस की मांग में लगातार हम बढ़त भी देख रहे हैं और नौकरी के साथ घरों की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सितंबर में प्रेस्टीज एस्टेट ने बेंगलुरु में 850 करोड़ की बिक्री की है। अब जब नौकरियां बढ़ रही हैं तो रेंटल यहाँ पर विकल्प भी लोग ढूंढ रहे हैं और घर खरीदने के बारे में भी सोच रहे हैं। बड़ी कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइज भी है साउथ बेस, वहां पर 12 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं कंपनी ने बेंगलुरु में। अगस्त सितंबर में करीब 800 करोड़ की बिक्री की है। तो ताजा बिक्री के अगर डेटा भी देखें तो बड़ी रियल एस्टेट साउथ बेस कंपनियों की बिक्री अच्छी खासी हो रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले स्टैंप ड्यूटी घटाने की खबर भी आई थी। कर्नाटक में 35 से 45 लाख के घरों पर स्टैंप ड्यूटी घटी है और ये जो घटकर 5% से घटकर 3% हो चुकी है। तो पॉजिटिव खबरें, स्टैंप ड्यूटी में कटौती अब तो इसे आकर्षक बना ही रहा था, लेकिन साथ ही जो हायरिंग हो रही है उसके चलते भी लोग अब साउथ बेस रियल एस्टेट को ज्यादा टैप कर रहे हैं। इसी के चलते शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, कोल्टे पाटिल, अरविंद स्मार्ट स्पेस, पूर्वांकरा, इन तमाम कंपनियों पर नजर होनी चाहिए। ओके, तो दक्षिण भारत की सारी कंपनियां काफी जबरदस्त एक्शन में, शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, ये सारे स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार कभी न कभी आते हुए रहे हैं। आइए तो सेठी साहब से ही ले लें पहले उनकी पोजिशनल पिक। सेठी साहब बताएं, आईबुल रियल लॉन्ग टर्म और पोजिशनल स्टॉक कौन सा है आपका? अनिल जी, जो पोजिशनल पिक है वो आज राजेश पालविया जी के साथ कॉमन हो गई है। उनकी जो अभी लॉन्ग टर्म पिक थी रेमंड, वही मेरी आज की पोजिशनल पिक है। उन्होंने टेक्निकल कारण बताए किस कारण से उनको पसंद आता है। फंडामेंटली भी मुझे ये स्टॉक पोजिशनली अच्छा लग रहा है। ये अभी करंटली भाव चल रहा है 450 के आसपास का। ये वैसे एक टेक्सटाइल कंपनी के रूप में जानी जाती है, बट एक क्वेज़ाई रियल एस्टेट स्टॉक है जिनका एक बड़ा लैंड बैंक है ठाणे में। पहले टेक्सटाइल सेगमेंट की बात करें तो एकदम बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है पूरा टेक्सटाइल सेक्टर। इनकी भी 100% कैपेसिटी पे प्लांट्स रन कर रहे हैं, जिसका जो मेजर फायदा आ रहा है वो चाइना +1 की स्ट्रेटेजी से आ रहा है। फिर आपके सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को PLI स्कीम जो दी है उसका भी फायदा हो रहा है। उसके अलावा ठाणे में इनका एक बड़ा लैंड है जिसका डेवलपमेंट चालू है, तो उसका एक फायदा मिलना है। बाकी जो अभी बड़ा ट्रिगर है वो 2-3 दिन पहले जी बिजनेस पे भी कवर हुआ था। इनकी एक सब्सिडियरी है, इंजीनियरिंग डिवीजन है, जिसमें ये टूल्स और फाइल्स यानी जो टूल्स वाली फाइल्स है वो बनाते हैं। तो उसके डीमर्जर का प्रोसेस की तैयारी है और उसके बाद सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी है, एक IPO आना चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। पोजिशनली इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें पोजिशनली 490 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 430 रुपए का। ओके, तो सेठी साहब को भी पसंद है रेमंड, पालविया साहब को भी पसंद है रेमंड। नजर रखिए, हमारी पिछले हफ्ते एक्सक्लूसिव खबर भी थी। तो रियल एस्टेट आज की थीम बन रहा है और उसी से जुड़े काउंटर्स फोकस में आ रहे हैं। पर देखते हैं जय को कौन सा ट्रेड पसंद आया इस समय। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। निफ्टी 50 स्टॉक है दीपांशु, UPL। इसका 720 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चले। 11 रुपए 30 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए। 20 रुपए और 27 रुपए ये दो टारगेट्स के लिए दे रहा हूँ। सेकंड टारगेट दीपांशु अग्रेसिव है 27 रुपए का। नीचे में आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए 7 रुपए 40 पैसे का। 7.40 पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में जो हिसाब से एक फॉलिंग वेज पैटर्न फॉर्म हुई है, 740 से लेके 47 तक का एक बाउंस बैक इन दिस शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो लगभग इसकी वैल्यू जो है वही इंट्रिंसिक वैल्यू 20 से लेकर 27 रुपए की हो जाएगी दीपांशु। एक्सपायरी ये थर्सडे को ये, तो ये 3-4 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि 740 747 तक के लेवल्स हमें देखने मिलने चाहिए स्पॉट में। तो इसके कॉल की वैल्यू हो जाएगी 20 से लेकर 27 की। ओके, तो ये है आपके लिए UPL। नजर रखिए, एग्रोकेमिकल स्पेस यहाँ पर आपको फोकस बढ़ते हुए दिख रहा है। आइए पोजिशनल पिक लेते हैं पालविया साहब से। पालविया साहब बताएं सर। दीपांशु जी, पोजिशनल पिक रहेगी GHCL, गुजरात हेवी केमिकल लिमिटेड। ये स्टॉक का डेली, वीकली, मंथली अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में वीकली सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है कि ये स्टॉक पोजिशनली भी अच्छा करते हुए दिखेगा। अगर हम देखें तो रिसेंट स्विंग हाई का ब्रेकआउट हमें प्रीवियस वीक में देखने को मिला, जो कि करीब 402 के आसपास था उसका प्रीवियस स्विंग हाई। उसका ब्रेकआउट लास्ट वीक में देखने को मिला और ये वीक में अब इसमें वापस से बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है।
जिस तरीके से स्टॉक के टेक्निकल सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 500 रुपए से 510 रुपए तक की अपसाइड इसमें बनती हुई दिख सकती है पोजिशनल बेसिस पे। तो करंट लेवल से 405 ये स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। कोई डिप मिलती तो इसको ऐड करें, एक्यूमुलेट करें। और अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश मोड में ट्रेड कर रहा है। 500 से 510 तक की अपसाइड हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। GHCL बाय करने की सलाह है। ओके, तो 500 से 510 की अपसाइड के लिए GHCL इस पर करनी है खरीदारी। एक और केमिकल और टेक्सटाइल से जुड़ा काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर। शॉर्ट टर्म पिक्स बाकी हैं, कुछ बढ़िया 10 की कमाई भी लेना बाकी है और साथ ही ए बालासुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। IPO जो आ रही है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो आइए उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। SPL मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार, विकास सेठी साहब और पालविया साहब। पालविया साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक रेमंड्स और GHCL आपने पसंद किया है, लॉन्ग टर्म और पोजिशनली। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी अनिल जी सेंचुरी प्लाई। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से इसमें डेली चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है ये स्टॉक को अब यहाँ से शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है। तो सेंचुरी प्लाई को करंट लेवल पर बाय करना है। हालांकि आज अच्छा एक अप मूव बनने के बाद हायर साइड से एक थोड़ा सा स्टॉक लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से वीकली चार्ट पे इस पे ब्रेकआउट हुए, हमें लगता है ये कंटिन्यूटी यहाँ से शॉर्ट टर्म में बनते हुए दिखेगी और इसके टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 510 तक के। तो चार्ट पैटर्न जो वीकली सेटअप है उसके हिसाब से ब्रेकआउट दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में अच्छा मूव दिखाएगा। 440 का स्टॉप लॉस रखे और 510 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो सेंचुरी प्लाई पे बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में सेंचुरी प्लाई में करें खरीदारी, ये राय राजेश पालविया साहब की तरफ से। और शॉर्ट टर्म की पिक एक सेठी साहब से भी ली जाए, आइबुल रियल और रेमंड्स के बाद बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है इंडिया ग्लाइकोल, जो कि अभी 690 के आसपास ट्रेड करता है। ये एक एथेनॉल बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है भारत की। और आज हम जब देख रहे हैं क्रूड के प्राइसेस में एक जबरदस्त उछाल इंटरनेशनली देखा गया है। क्रूड के प्राइसेस पिछले कुछ दिनों में बढ़ते हुए अब $79-80 के आसपास आ गए हैं। तो उसका जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है वो एथेनॉल की प्राइस पे, एथेनॉल की डिमांड पे होता है। फिर हमने हाल ही में देखा सरकार ने भी कल परसों ऐसे कहा कि वो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको करीबन 100 करोड़ लीटर एथेनॉल आने वाले 2 महीने में अवेलेबल करवाएंगे। तो उसका भी एक फायदा पूरे एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को होना है। इंडिया ग्लाइकोल विद इन द स्पेस एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जून क्वार्टर में बहुत ही दमदार नतीजे थे। पैट आया 211 करोड़ का, जो कि मार्च क्वार्टर में 69 करोड़ था। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे, पिछले साल जून क्वार्टर में सिर्फ 4 करोड़ का पैट था, उसके सामने 211 करोड़ का पैट था। पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा अराउंड 20%। अच्छे दमदार इसके रिटर्न रेशियोज है और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। 10-11 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदें। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 720 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 680 रुपए। ओके, तो 720 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 680 का होगा आपका स्टॉप लॉस। इंडिया ग्लाइकोल ये है सेठी साहब को पसंद। प्राइस 10 की कमाई लेना बाकी है जैन साहब की तरफ से। जैन साहब बताएं 10 की कमाई का स्टॉक आपका। यस, बिल्कुल एक स्टॉक दिया हुआ मैंने स्पिक, और मुझे स्पिक एंड स्पैन स्टॉक है। ये SPIC फर्टिलाइजर स्टॉक्स चल रहे हैं और ये सुमित जी के रडार का स्टॉक है, फेवरेट स्टॉक है उनका। तो ये टिडको TIDCO मतलब तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और M.A. चिदम्बरम ग्रुप एक पुरानी कंपनी, इनफैक्ट वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में और काफी बड़ी इक्विटी वाली कंपनी है। तो भाव भी देखिए 50-52 के लगभग चल रहे हैं और नीम कोटेड फर्टिलाइजर्स में भी काफी बड़ा इनका कैपेसिटी है। और सबसे बढ़िया बात है ये स्टॉक ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट हुआ है, 68 के लेवल से 68.40 के लेवल से नीचे आया हुआ है। तो डाउनसाइड रिस्क भी नहीं लगती है मुझे बहुत ज्यादा। और सबसे बढ़िया बात है देखिए डेटर डेज, अगर ये 2017 में 22-23 दिन की डेटर डेज थी और अब 2 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट कैश पे माल बेचती है। इवन शेयर्स भी खरीदो तो T+2 होता है। तो वैसा मुझे लगता है कि इनके डेटर डेज 2 है और इन्होंने बोरोइंग्स काफी रिड्यूस किया, डिविडेंड्स को नहीं डोल आउट करते हुए बोरोइंग्स दे रहे। अगर दूसरी कंपनी होती है, अगर सरकारी उसमें नहीं होते और ऐसे पुराने प्रोमोटर्स नहीं होते और डिविडेंड नहीं देते तो एक वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बट यहाँ पे मुझे वो एडवांटेज लग रही है, कंपनी ने अपने बोरोइंग्स को रिड्यूस किया है और कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के, और बाकी सारे फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 60-65 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए।
ओके 60 से 65 रुपए तक के टारगेट के लिए स्पीक में करें खरीदारी। यह है राय जैन साहब की तरफ से आती हुई। 10 की कमाई का एक बेहतरीन स्टॉक हो, लेकिन जो टेक्सटाइल की कीमतों में और टेक्सटाइल के शेयरों में जो एक्शन की बात करें तो वो एक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। कॉटन बनाने वाली कंपनियों के लिए ये अच्छी खबर, कॉटन की कीमतों में आज 5% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है। अरविंद लिमिटेड ये है वो स्टॉक जो आपके रडार पे होना चाहिए, जिनके पास अच्छी खासी इन्वेंट्री भी है कॉटन की और कॉटन बनाने के कारोबार में भी है, और बाकी कंपनियां भी जो कॉटन बनाने के कारोबार में उनके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। आज सारे टेक्सटाइल स्टॉक इसी वजह से आप बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके लिए बड़ा एक्शन वाला। कॉटन की कीमतें 5% एक ही दिन में 5%, एक ही दिन में 5% बढ़ना बड़ी बात है। यूजुअली होता नहीं, जनरली ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। तो कॉटन की कीमतों का जो प्राइस ट्रेंड है वो एकदम से जोर से आता है दिखा। महीने भर में अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 1% बढ़ी, यानी कि उल्टा कमी थी। हफ्ते भर में देखेंगे तो 4%, यानी कि जो बड़ा उछाल आया वो आज आता हुआ दिखा है इन कॉटन की कीमतों में। तो जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है कॉटन की कीमतों में। एक बार जैन साहब से भी राय लेंगे, उससे पहले चार्ट्स पर एक बार जरा राय दीजिए। अरविंद लिमिटेड जरा बताएं सुमित जी, आपके चार्ट्स पर क्या है सीन? अनिल जी, टेक्सटाइल स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बना हुआ है और एक एक करके सभी स्टॉक्स में मूव बन रहा है। जहां तक अरविंद का सवाल है, अरविंद इमीडिएटली 100 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है, 100 का लेवल क्रॉस करते ही स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और फिर 10 से 15% का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा और पोजिशनली और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से तो अरविंद में पोजिशन होल्ड करके चले। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 91-92 के आसपास है और 100 का लेवल निकलते ही 110 से 115 के टारगेट बनेंगे। बिल्कुल, तो नजर रखिए अरविंद पर, नजर रखिए बाकी टेक्सटाइल स्टॉक्स पर भी। इंडो काउंट की हम बात कर रहे थे, केपीआर मिल्स और एक और काउंटर अंबिका कॉटन, इस पर भी रखिए नजर। 4.5-5% ऊपर है और हमारी एसआईपी स्टॉक लिस्ट में भी था सर। 5 मई को एसआईपी स्टॉक में 980 के लेवल पर इसके बारे में बात करी थी, आज 1740 पर है और 5% का उछाल आज भी इस पर। बिल्कुल, तो दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं लगातार कि ये साल टेक्सटाइल शेयरों के नाम है। हालांकि जो वैसे जो पूरा गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियां उनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन जो कॉटन बनाने वाली कंपनियां जैसे कि अंबिका कॉटन, अरविंद, इनके लिए फायदे की बात आपके लिए आती हुई दिख रही। तो ये है बड़ा एक्शन आपके लिए टेक्सटाइल शेयरों में आता हुआ इस वक्त। बढ़ते हैं आगे, वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का, और आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। जी हाँ, आप सोचेंगे ये तो म्यूचुअल फंड है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड अब लिस्ट होने की तैयारी में। तो आइए बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट से इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। $1994, यानी कि यहाँ से लगभग समझिए कितना 28-29 साल हुए। दीप में 1993 में पास हुआ था जी। और तब उसी समय इस कंपनी की शुरुआत हुई। तब कैपिटल इंटरनेशनल के साथ मिलके आदित्य बिरला ग्रुप ने ये कंपनी बनाई म्यूचुअल फंड की। उसके बाद 1999 में सन लाइफ के साथ इनका जॉइंट वेंचर हुआ, तब नाम हो गया बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और कंपनी आपको पता ही है, सब जानते हैं, देश का जाना माना प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड है, टॉप म्यूचुअल फंड में से एक है। तो म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑफशोर एसेट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट ऑफरिंग्स, मतलब सारे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दिखेंगे। और देश के 4 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स में से एक है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। 30 जून 2021 के जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से लगभग 30 बिलियन का मैनेजमेंट है इस कंपनी के पास। 118 स्कीम्स हैं, उसमें से 37 स्कीम इक्विटी की है, बाकी डेट, लिक्विड और दूसरी ETFs भी हैं कंपनी के पास। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक जाने पहचाने नाम और चेहरे जिसे आप हमेशा अलग वजह से देखते हैं, मार्केट के डायरेक्शन के लिए, इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिहाज से, लेकिन आज वो अपनी कंपनी पर बात करने आ रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO ए बाला सुब्रमण्यम साहब। बाला सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका। वैसे तो आपको सब जानते पहचानते, लेकिन हमारी परंपरा है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में जो हमारे कॉर्पोरेट दिग्गज आते हैं, हम उनका एक बार परिचय करवाते हैं फिर से हमारे दर्शकों को से, और वो इसलिए भी कि चूंकि आपकी कंपनी IPO लेकर आ रही है। तो सर MD हैं, CEO हैं इस कंपनी के, IIM बैंगलोर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने एडवांस मैनेजमेंट में प्रोग्राम्स किए हैं और काफ़ी पढ़ाई की है वहाँ से। साइंस मैथ्स में बैचलर्स की डिग्री ली हुई है और ग्लोबल नेक्स्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। ओहो, क्या बात है, गजब की एंडलेस लिस्ट है। 2009 से आप एमफी के बोर्ड में हैं, 2016 से 2018 तक आप एमफी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आपके लीडरशिप में एमफी ने और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बड़ी जबरदस्त ग्रोथ भी की है। बाला सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले एक सवाल जो सबके मन में आता है कि क्योंकि आपका IPO आ रहा है
और आईपीओ में पूरा का पूरा पैसा ऑफर फॉर सेल के तौर पर है। प्रोमोटर्स अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं 13.5%, लेकिन कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जा रहा है। क्या वजह है? क्या कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है या फिर इस डाइल्यूशन की वजह बताएं सर। ऑफ कोर्स एज यू आप जो पहले बताया था दैट जो डाइल्यूशन का जरूरी नहीं है, क्लियरली एएमसी के लिए डाइल्यूशन का पैसा के लिए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 25 साल से म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में है, और हर साल इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों मिला के जो हम लोग जो एईएम जो बढ़ाते जा रहे हैं और सर्विसिंग द कस्टमर्स हर साल हम लोग कस्टमर का बढ़ाते जाते हैं, वो बेसिस पे अपना रेवेन्यू भी बढ़ते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा बन रहे हैं। एज एन एएमसी वन ऑफ द नॉट ओनली एएमसी टॉप फ्लोर 4 प्लेयर जो बताया था आपने, द सेम वे प्रॉफिट में भी टॉप 4 जी। बाला सर की स्क्रीन थोड़ी सी फ्रीज हुई है, हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बता दूं आपको अभी 100% इक्विटी जो है प्रोमोटर्स के पास में, और प्रोमोटर 2 हैं, आदित्य बिरला कैपिटल, जी हाँ वही जो लिस्टेड है स्टॉक, आदित्य बिरला कैपिटल 115-120 रुपए वाला, और सन लाइफ म्यूचुअल फंड जो बाहर की विदेशी कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर है और उनके बीच में स्टेक है। तो 28 लाख शेयर करीबन आदित्य बिरला कैपिटल इसमें बेचेगी आईपीओ में, और करीबन 3 करोड़ 60 लाख शेयर यहाँ पर बेचे जाएंगे सन लाइफ की तरफ से, तो यानी कि 3 करोड़ 90 लाख 4 करोड़ के आसपास के शेयर्स बेचे जाएंगे। आइए एक बार मैं सर से फिर से बात करूँ। हाँ सर, तो आप आईपीओ के बारे में बता रहे थे कि फिलहाल जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड है आपका, कैश रिच है, कैश जनरेशन होता है, ये पैसे की जरूरत तो है नहीं, लेकिन लिस्टिंग करवाना जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और है, क्योंकि आपकी स्टेक फिर घटकर 86.5% आ जाएगी, यानी कि फिर भी 11.5% आपको और बेचना तो पड़ेगा। सेबी के जो नियम है 75% तक लाने के लिए, उसको लेकर क्या प्लान है सर? वो जो 3 साल तक टाइम है अपने को, 3 साल तक जो 11.5% जो बैलेंस जो है डाइवर्स कर सकता है, तो वही सेबी का भी जो टाइम दिया हुआ एक्चुअली दिस समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सनलाइफ भी और थोड़ा आएंगे और आदित्य बिरला कैपिटल थोड़ा आएंगे, वो सब मिलके 20% का फ्री फ्लोट होएंगे 3 साल के अंदर। बाला सर देखिए, पिछले 1.5 साल में पैंडेमिक के बाद जबरदस्त ग्रोथ हुई, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है, एसआईपीज बड़ी हो रही हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं अगले 3 साल के लिए, 5 साल के लिए इंडस्ट्री की ग्रोथ, आपकी कंपनी की ग्रोथ कैसे देख रहे हैं सर, जरा इसका अंदाजा दें। अब इंडस्ट्री का अगर बारे में सोचते हैं तो आज के दिन पे 32 लाख करोड़ का जो एईएम जो इंडस्ट्री में चल रहा है, और एसआईपी का हर मंथ जो बुक जाते हैं एनीवेयर बिटवीन 10,000 करोड़ का साइज जो आते हैं, क्लियरली अब अगर जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आज के दिन पे जो बैंक में इतना डिपॉजिट है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, और म्यूचुअल फंड का जो एक्सपीरियंस जो इन्वेस्टर्स को आया हुआ एक्चुअली लास्ट 4-5 साल से, में भी 10-15 साल से जो म्यूचुअल फंड जो अपना देश के लिए इन्वेस्टर के लिए जो सेवा कर रहे हैं, वो सब मिलकर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री साइज और बढ़ते जाएंगे। आज प्लस म्यूचुअल फंड का वही इरादा है एक्चुअली, लास्ट 25 साल से हम लोग इंडस्ट्री में सब मिलके काम करके जो अपना आज प्लस एम्स को जो आज तक जो एईएम जो लेके आए हैं, क्लोज टू 2,90,000 करोड़ एवरेज एसेट्स एज ऑफ जून 2021, इक्विटी एसेट्स जो 1,07,000 करोड़ के इक्विटी एसेट्स जो मैनेज कर रहे हैं, कमिंग फ्रॉम 7.2 मिलियन कस्टमर बेस, ये सब ऑफ कोर्स ऑन द बेस ऑफ जो ग्रोथ के हिसाब से, जो पैशन के हिसाब से जो करते हैं, वही बेस में कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का भी जो ग्रोथ ब्रॉड आउटलुक जो है एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय S&P क्रिसिल और मे बी दी BCG रिपोर्ट, आप सब रिपोर्ट में देखते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ चल रहा है वो चलते जाएंगे। अच्छा सर, एक और चीज जो मैं आपके DRHP से देख रहा था, 2019-2021 3 साल के 3 फाइनेंशियल ईयर के डेटा है। 19 में 1406 करोड़ का आपका रेवेन्यू है, 21 में 1191 करोड़ का, थोड़ा सा कम है, लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं। तो एक तो ये बताएं कि क्या रेवेन्यू में ग्रोथ थोड़ी स्टेबल हो गई है, बढ़ नहीं पा रही है, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसकी वजह क्या है सर? आई थिंक अब जो ऑब्जर्वेशन निकाला था, सही ऑब्जर्वेशन निकाला, क्योंकि देयर वाज अ रेगुलेटरी चेंजेस अक्टूबर 2019 में, रेगुलेटरी चेंजेस हर जो म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस चलते हैं, फंड के हिसाब से एक्सपेंसेस चलते हैं, ऑल एक्सपेंसेस शुड बी मेट आउट ऑफ द फंड इटसेल्फ। पहले हम लोग क्या करते थे, म्यूचुअल फंड से एएमसी स्कीम से लेके एएमसी में रेवेन्यू बुक करके रेवेन्यू से हम लोग खर्चा करते थे। अभी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आ गया है, पूरा रेवेन्यू
जो बचते हैं एक्चुअली स्कीम में जो बचते हैं ये पेमेंट सब करने के बाद, कमीशन देने के बाद, बाकी जो खर्चा जो है मेंटेन करने के लिए R&D एक्सपेंसेस जो करने के बाद तो बचा हुआ रहते हैं, वही एक्चुअली मैनेजमेंट फीस करके आते हैं। वो चेंज होने के बाद आपको जो डिप दिखते हैं वो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज ड्रॉप इन द रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू अगर ड्रॉप हुआ होता था बट प्रॉफिटेबल नहीं बढ़ता था एक्चुअली, दैट्स अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी गॉट चेंज इन द ईयर 2019, उसका वजह से आपको रेवेन्यू डिप दिखता है। जो प्रॉफिट जो बढ़ा एक्चुअली अपना एएमसी का क्लियरली ऑन द बैक ऑफ टू थिंग्स है। एक तो असेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जा रहे हैं पैंडेमिक के बाद भी, और असेट्स 62 लाख करोड़ का एएम था अपना मार्च 2020 में। आज के दिन पे वो असेट्स अंडर मैनेजमेंट हो गया 2,93,000 करोड़ एवरेज एसेट्स में, और आज के दिन पे अब 3 लाख करोड़ का एएम अपना चल रहा है। और इक्विटी एएम हैज ड्रॉप्ड टू अबाउट 64,000 करोड़ द मंथ ऑफ मार्च 2020। आज के दिन पे इक्विटी एएम हैज गॉन टू 1,07,000 करोड़। एज आई स्पीक, दिस इज एज ऑफ जून 20 नंबर, बट एज आई स्पीक तो इक्विटी एएम अबाउट 1,20,000 करोड़। इसका वजह से 38% ऑफ assets and management coming from equity और fixed income also is a highly profitable asset class। ये दोनों मिलके देखते हैं clearly the revenue has been growing steadily except the accounting entries adjust करने के बाद भी revenue has been growing steadily और profitability उसकी वजह से बढ़ते जा रहा है। So that's something as a fund house I've got two things in hand। एक तो कस्टमर को भलाई करना है और मार्केट के एक्सपेंड करते जाना है, कैसे भी और बढ़ाते जाना है। और इक्विटी एसेट क्लास हर साल क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन इक्विटी में बहुत ज्यादा है और इक्विटी का फोकस भी ज्यादा है अपना फंड हाउस का जो ग्रो करने के लिए, और उसका पीछे जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आते जाएंगे, कीपिंग द ओवरऑल कॉस्ट अंडर कंट्रोल। दिस इज समथिंग वी बिलीव दैट ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कीपिंग द ओवरऑल कॉस्ट अंडर कंट्रोल। परफेक्ट कॉस्ट कंट्रोल और इक्विटी का पोर्टफोलियो बढ़ना, और इक्विटी का पोर्टफोलियो तो बढ़ने वाला है। नए इन्वेस्टर्स जिस तरह से आ रहे हैं, बाजार लाइफ टाइम हाई पर है, फिर कह रहे हैं क्या काफी जबरदस्त है, तो इक्विटी का मिक्स जो है पोर्टफोलियो में बढ़ रहा है। अच्छा सर, एक चीज जो आपकी नहीं वो पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, तो आप आए तो मैंने सोचा पूछूं आपसे। बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, राइट, और फंड मैनेजर्स मिलना, रिटेन करना बड़ा मुश्किल सा काम है। तो क्या कुछ कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी है कि मैनेजमेंट को रिटेन करे? आप जैसे महेश पाटिल साहब हैं, इतने तगड़े दमदार फंड मैनेजर हैं आपके पास में, उसको लेके क्या पॉलिसी है? क्लियरली 2-3 चीज है एक्चुअली। एक तो कंपटीशन आप जो बोल रहे हैं, कंपनी आज के दिन नहीं आए हैं, हम लोग 25 साल जो काम किया है एक्चुअली कंपटीशन साथ मिलकर काम किया है, और कंपटीशन होने के बाद भी जो बढ़ाया और कंपटीशन रहने के बाद भी हम लोग टीम को रिटर्न किया है, सब ऐसे ही किया हम लोग इतना साल से। Therefore, the way I see is एम्प्लॉइज के लिए 2-3 चीज किया एक्चुअली। एक तो आईपीओ का कारण की वजह से सॉप ऑप्शंस हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, और दूसरा है जो वेरिएबल पे हम लोग जो हर मैनेजर्स को हम लोग देते हैं, दैट्स समथिंग अगेन वी हैव बीन क्वाइट ऑन द टॉप ऑफ द क्वार्टाइल विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन। थर्ड, अपना फंड में एक हमेशा हम लोग अच्छा करते हैं, टैलेंट नर्चरिंग जो करते हैं, हर जन अपना रेंज में काम करते हैं और बड़ा लंबा समय के लिए और लंबा सालों में काम करते हैं, क्योंकि उनका जो ग्रोथ पाथ दिया होता है एक्चुअली दैट हर साल आदित्य ग्रुप का जो पॉलिसी जो है एम्प्लॉइज को नर्चर करने के लिए, आदित्य कैपिटल का भी जो पॉलिसी है वो बेसिस पे तो एम्प्लॉय को नर्चर करते हैं। जो फंड मैनेजर बनने के पहले जो एनालिस्ट के वजह से ज्वाइन करते हैं, एनालिस्ट से और फंड मैनेजर बनते हैं, फंड मैनेजर बनते हैं। महेश पाटिल का नाम लिया हो एक्चुअली आपने, महेश पाटिल ज्वाइंड एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, he became सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर, उसके बाद सीआईओ इक्विटी बनाया था, अभी सीआईओ बन गया एक्चुअली। द सेम वे मैं भी एक्चुअली मैं 25 साल से फंड में काम कर रहा हूँ। आई जॉइंड एज अ डीलर से ज्वाइन होके आज के दिन में सीईओ बन के एक कंपनी चला रहा हूँ एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ आदित्य ग्रुप। दिस इज समथिंग ब्यूटी ऑफ आदित्य ग्रुप एंड ब्यूटी ऑफ आदित्य कैपिटल। नर्चरिंग टैलेंट हैज टू गो अलोंग द वे अपार्ट फ्रॉम द मनी। मनी इज नॉट द ओनली वन ड्राइविंग फैक्टर। जो ग्रोथ है, फेम है, नेम है और पैशन में चलाते हैं, that's something as a fund house I have got great track record. Absolutely, undoubtedly सर, जो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आपकी रही है, कम से कम क्या 94 से मैं खुद भी ट्रैक कर रहा हूँ। डीप में बताऊँ आपको, मैंने 93 में करियर शुरू किया था और लगभग उस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जस्ट शुरुआत हुई थी, और बाला सर तब से है, और इतना लंबे समय तक लीडरशिप देना और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट जो है इन्वेस्टर्स का, नाम बिरला का है वहां पर, वो गजब का है, वो अमेजिंग है मतलब। और परफॉर्मेंस आप देखिए, मतलब कोई साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत मतलब एकदम तोड़फोड़ और कोई बहुत खराब हो। अबोव एवरेज परफॉर्मेंस, हमेशा टॉप 3 में रहना,
कमाल का फंड है, वो काफी भी लंबे इतने साल से। हाँ, वो इतने साल, वो भी 25 साल से ज्यादा, 94 से, मतलब आप देख लीजिए 27-28 साल से। अमेजिंग। और क्या टीम है, इक्विटी डेट दोनों में। और मुझे पता है सर कितने सालों तक पूरा फंड हाउस और आपकी इक्विटी स्कीम्स टॉप स्कीम्स के अवार्ड लेती हुई आई है, एक के बाद एक। सो गजब की कंपनी, गजब का आईपीओ आ रहा है, अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया बाला सर, Thank you, sir. हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑफ कोर्स अपने आईपीओ के बारे में बताने के लिए। और अनिल जी, आईपीओ पर तो चर्चा करेंगे, बट एग्जैक्टली एक साल बाद इस स्पेस से एक आईपीओ आ रहा है और बड़ा आईपीओ आ रहा है क्या? बिल्कुल। और यूटीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आया था, तब भी हमने कहा था कि थोड़ा सा उसकी प्राइसिंग एग्रेसिव की थी, कम की होती तो बढ़िया होता। और उसके बाद लिस्टिंग ढीली ढाली रही, काफी समय तक स्टॉक अटका रहा, पड़ा रहा जी। लेकिन उसके बाद सो अमेजिंग है। मतलब ये ऐसे बिजनेस है ना, सबसे बड़ी चीज दीप इसमें ना, आपको खाली वैल्यूएशन कम या ज्यादा पे आपका डिस्कशन हो सकता है, ग्रोथ पे डिस्कशन नहीं है। और अभी तक तो हिंदुस्तान में कहाँ, अभी बहुत ग्रोथ है, बहुत इन्वेस्टर्स अभी जुड़ने वाले हैं। और अच्छी बात ये है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में आ रहे हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर्स एसआईपी कर रहे हैं, और वो फिर पूरे मार्केट की ग्रोथ में फायदा उठा रहे हैं। तो आई एम श्योर बुधवार को खुलेगा आईपीओ, हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे ही उस पर, बिल्कुल। लेकिन ये है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का आईपीओ। बिल्कुल। और नजर आएगी इस आईपीओ पर, एबी कैपिटल पर भी आप नजर रखिए, एक्शन में है आज ये स्टॉक। पर आइए शो का समापन करें उससे पहले 10 की कमाई राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? दीपांशु, हमारा स्टॉक वही है जो जैन साहब ने दिया, स्पिक, और सब कुछ उन्होंने बिल्कुल हुबहू वही बोला जो हम लोगों ने बोलना था। एक ही चीज मेरी तरफ से ऐड होगी कि ये स्टॉक में डाउन साइड कैप लगती है, 49 नीचे में अच्छा बेस है, इसके नीचे ज्यादा नहीं लग रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बहुत समय बाद वापस से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कुछ हम तेजी बनते हुए देख रहे हैं। इस स्टॉक में करेक्शन आ चुका है, करेक्शन आया था लगभग 68-70 के लेवल्स के से, और ये स्टॉक 49 तक नीचे आया, वहां पर बेस बनाकर वापस से ऊपर की यात्रा अपनी शुरू कर रहा है। तो इन स्तरों पर एक बहुत ही लो रिस्क बाय है, यहां पर खरीदारी करके चलें। इस स्टॉक से हमें उम्मीद है कि इसमें 75 से 80 रुपए के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। स्पिक में हमारी खरीदारी करें। स्पिक ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक, खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से भी, और खरीदारी करने की राय कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से भी आती हुई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। फर्टिलाइजर शेयरों में आज भरपूर एक्शन है, आरसीएफ भी आपने देखा एक्सक्लूसिव खबर के बाद कमाल करता हुआ। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जैन साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। बाजार एकदम फ्लैट है, कहीं नहीं जा रहे, यहीं कहीं 17,850 के आसपास निफ्टी है, और सेंसेक्स हाई बनाने के बाद 35 पॉइंट ऊपर है। लेकिन आपको देखना है तो सिर्फ बैंक निफ्टी को देखिए, बस वही देखिए, मजा वही है। 38,200 लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 38,112 का हाई बनाने के बाद वापस उसके नीचे भी जाने को तैयार नहीं है, बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखता है। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा बचे हुए समय में, लेकिन तब तक के लिए मुझे और दीप को और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दीजिए इजाजत, और हर रोज की तरह शो का समापन हम देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। जय हिंद।